एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में अभिक्रिया के वेग की। तो मैंने पढ़ा दिया था, इससे पहले पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या होती है। अपन ने निकाला था कि n बराबर 0 यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k की विमा या k का मात्रक, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब अपन बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें, जैसे मान लो ये है HgCl2, जब इसको गर्म किया जाता है तो Hg प्लस Cl2 ये बनता है। HgCl2 को जब गर्म किया जाता है तो Hg और Cl2 बनता है। तो यहां पे जो प्रारंभ में, जैसे मान लो इधर क्या लगा हुआ है, 1 और 1 लगा हुआ, तो ये जो संख्या 1 ये क्या कहलाती है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाती है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर अभिक्रिया का वेग किस तरीके से लिखा जाता है वो अपन आज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं अभिकारकों व, अभिकारक बोल दो या क्रियाकारक बोल दो या रिएक्टेंट बोल दो, तीनों क्या है, एक ही है। अभिकारकों व उत्पादों के संदर्भ में, उत्पादों के संदर्भ में अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करना, अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करना। ठीक है, क्रियाकारकों और उत्पादों के संदर्भ में अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करना। जैसे पहला पॉइंट है अपना, अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अगर समान है तो अभिकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर के बराबर अभिक्रिया का वेग होगा। तो देखिए अपन लिख सकते हैं, अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान है तो, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान है तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के विलुप्त होने की दर, क्रियाकारकों के विलुप्त होने की दर तथा उत्पादों के बनने की दर के बराबर होता है। यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अगर समान है तो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर के बराबर होता है। विलुप्त का मतलब घटने की दर, यानी कमी। क्रियाकारकों में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, समय के साथ कम होता है, इसलिए क्या आता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है। और उत्पादों के संदर्भ में समय के साथ उत्पाद क्या होते हैं, बढ़ते हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, इसलिए इसमें क्या चिन्ह आता है, धनात्मक चिन्ह आता है उत्पादों के संदर्भ में। जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिया है HgCl2, Hg, या अपन ये से लिख सकते हैं ये Cl2, ये क्या है, मरकरी। Hg क्या होता है, मरकरी होता है। मरकरी कमरे के तापमान पे क्या होती है, लिक्विड द्रव अवस्था में होती है। क्लोरीन होती है वो गैसीय स्टेट में होती है, और मरकरी जो क्लोराइड होता है ये सॉलिड स्टेट में
होता है। अब देखो ये तो क्या है, तीर के निशान के बाईं तरफ होता है वो क्रिया कारक और तीर के निशान के दाईं तरफ होता है वो उत्पाद होता है। अब लिखते हैं क्रिया कारकों के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग और उत्पादों के संदर्भ में अभिक्रिया का औसत वेग। ठीक है, तो दोनों का वेग क्या होगा, अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक सेम है यानी एक 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 समान है तो क्या होगा, बराबर होगा। तो अभिक्रिया का औसत अभिक्रिया का वेग या वेग ओनली वेग क्या होता है कि डेल क्रिया कारक क्या है HgCl2 की सांद्रता बटे समय के साथ में डेल टी और क्रिया कारक तो ऋणात्मक चिन्ह आता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, उत्पादों के बनने की दर के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा डेल और ये Hg की सांद्रता बटे डेल टी, ये क्या उत्पाद है तो क्या उनसे चिन्ह लगेगा, प्लस लगेगा। और अभिक्रिया स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, एक है तो एक लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बराबर प्लस डेल Cl2 की सांद्रता और डेल टी, यानी इसका आंसर क्या आएगा, या अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक और उत्पादों के संदर्भ में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के आधार पर इस तरीके से क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तो किस आधार पे अभिक्रिया का वेग प्रदर्शित किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट अपना आता है कि अभिक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है। यानी अभिक्रिया का वेग अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न हो तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग दे दिया जाता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दे दी, उसके लिए अभिक्रिया का क्या लिखना है, वेग लिखना है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, क्रिया कारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर के बराबर होगा। अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न है तो उनका क्या दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे 2HI जब इसको गर्म करते हैं तो इसका क्या होता है, वियोजन होता है H2 प्लस Cl2, ये होता है गैसीय अवस्था में, ये भी हाइड्रोजन भी गैसीय और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसीय अवस्था में होता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसमें क्या है, 2, इसमें 1 और इसमें 1 है। तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 है तो 2 लगाने की आवश्यकता होगी। तो अभिक्रिया का ये क्या है, क्रिया कारक, ये क्या है, उत्पाद। तो R बराबर क्रिया कारकों की सांद्रता क्या होगी, 1/2 डेल HI और डेल T, समय के साथ में क्या होता है। ठीक है, ये अभिक्रिया गुणांक है तो इस स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है तो इसका क्या दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो 1/2 और ये क्रिया कारक है तो क्रिया कारक क्या होता है, क्रिया कारक विलुप्त होता है। तो विलुप्त होने की दर यानी ऋणात्मक वेग आता है और किसके बराबर होता है, उत्पादों के बनने की दर के बराबर आता है। तो डेल H2 और डेल T, ये क्या प्लस बराबर डेल Cl2 और डेल T, ये आ गया। ओके, तो अभिक्रिया का वेग -1/2 डेल HI डेल T बराबर प्लस डेल H2 बटे डेल T और प्लस बराबर प्लस डेल Cl2 बटे डेल T। यानी इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के बनने की दर के और विलुप्त उत्पादों के
क्रिया कारकों के विलुप्त होने की दर और उत्पादों के बनने की दर के बराबर होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, बराबर करना है। क्रिया कारकों का वेग लिखना है और उत्पादों का वेग लिखना है, और दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। केवल इतना ही करना है। और अगर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भिन्न भिन्न है तो उसका क्या दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है कि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता क्या होती है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे अपन कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता, अणुसंख्यता को आणविकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आणविकता। अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। क्या बात करेंगे, अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करेंगे। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये आपको मालूम होगा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, उसके लिए वेग व्यंजक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेग व्यंजक लिखते हैं। वो क्या होता है, प्रायोगिक दर नियम होता है। जैसे मान लो किसी रिएक्शन के लिए, मान लो ये रिएक्शन थी, मान लो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये रिएक्शन है, ये क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए। तो अभिक्रिया का जो दर नियम लिखते हैं वो क्या होता है, अभिक्रिया की दर होती है वो क्रिया कारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये क्रिया कारक ए और बी और जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं तो दर नियम में कहाँ लगते हैं, घात में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, घात में लगते हैं। और समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट आता है, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या दर नियम, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक कहते हैं। ये इस अभिक्रिया के लिए क्या हो गया, दर नियम हो गया, प्रायोगिक दर नियम या प्रायोगिक वेग व्यंजक। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो क्या होती है, जो प्रायोगिक दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगी घातांकों का योग क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जो n होती है वो क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। ये n अभिक्रिया की कोटि। तो ये रिएक्शन में लिख लिया अभिक्रिया की कोटि के अंदर, फिर इसके लिए प्रायोगिक दर नियम लिख लिया, प्रायोगिक दर व्यंजक, प्रायोगिक दर या वेग व्यंजक। ठीक है, और जो ये n होती है ये अभिक्रिया की कोटि। अब इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या होगी कि प्रायोगिक दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगी घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो देखो परिभाषा लिखते हैं, मान लो कोई भी रिएक्शन है तो क्या हो जाएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक दर नियम या वेग व्यंजक, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक दर नियम या वेग व्यंजक में क्रिया कारकों की सांद्रता पर, क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगी घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।
ठीक है, इस नियम से, प्रायोगिक दर नियम से आपको ये परिभाषा आराम से याद हो गई हो। ठीक है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगी घातांकों का योग क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये तो एक परिभाषा इस नियम के आधार पे। एक दूसरी परिभाषा और होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर क्रिया कारकों की सांद्रता में अगर परिवर्तन होगा तो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं तो क्या अभिक्रिया तो होती हैं लेकिन उनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, वो अभिक्रिया की कोटि में नहीं जुड़ते। इसलिए तो दूसरी परिभाषा क्या होगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारकों की सांद्रता में अगर परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। तो सेकंड परिभाषा अपन लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा क्या होगी? अथवा लगा के लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब ये क्या अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? तो देखो अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, प्रथम भी हो सकती है, द्वितीय भी हो सकती है और तृतीय भी हो सकती है और इसके अलावा भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है, ये है ना भिन्नांक में भी हो सकती है। किसमें होती है? भिन्न रूप में भी हो सकती है, यानी भिन्नांक में भी हो सकती है, भिन्नांक में भी हो सकती है। अब अपन बात करेंगे अभिक्रिया की अणुसंख्यता के बारे में और फिर बात करेंगे इनके दोनों की अंतर की। तो छोटा सा पॉइंट है, सेकंड है अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता, अणुसंख्यता या आणविकता। अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता क्या होती है? देखो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यानी जितने क्रिया कारक अणु भाग लेंगे उनकी संख्या क्या कहलाएगी? अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितने क्रिया कारक अणु होंगे यानी टोटल यानी कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। तो लिख सकते हैं अपन किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं यानी टोटल क्रियाकारक अणु जितने भी भाग ले रहे हैं उनकी टोटल संख्या होती है, वो क्या होती है? अभिक्रिया की अणुसंख्यता होती है। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? जिसमें क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। और अणुसंख्यता टोटल होगी, चाहे परिवर्तन हो चाहे नहीं हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया की अणुसंख्यता में कि अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है और भिन्नांक भी, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता होती है ये शून्य और भिन्न के रूप में नहीं होती।
ये शून्य व भिन्नांक नहीं होती, भिन्नांक नहीं होती, अर्थात क्या होती है, हमेशा पूर्णांक में होती है, यानी पूर्णांक में होती है, पूर्णांक में होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या होती है, एकाणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक, यानी अणुसंख्यता एक भी हो सकती है, दो भी और तीन भी हो सकती है, शून्य और भिन्न के रूप में नहीं होती, और ये तीन से अधिक भी नहीं होती, क्योंकि तीन से अधिक टकराने वाले अणु से सक्रियत जब संकुल बनते हैं, तब तीन से अधिक जब अणु होंगे तो उनके सक्रियत और संकुल नहीं बनेंगे, तो जिनका सक्रियत संकुल नहीं बनेगा वो उत्पाद में चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो उसकी आणविकता तीन से अधिक नहीं होगी। तो एग्जाम्पल, जैसे एकाणुक रिएक्शन है, एकाणुक अणुसंख्यता, यानी एक अणुक अणुसंख्यता, यानी इसकी अणुसंख्यता क्या है, एक है। जैसे एग्जांपल, एकाणुक अणुसंख्यता किसकी है, जैसे अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, एक होता है अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट तो होता है NO3 माइनस और नाइट्राइट होता है NO2 माइनस। तो देखो NH4 NO2, ये क्या है NO2, तो ये क्या होगा अमोनियम, ये नाइट्राइट। अब इसका क्या कराते हैं, वियोजन कराते हैं, वियोजन कराते हैं तो एक तो नाइट्रोजन बनता है और एक जल, यानी दो जल संतुलित कर लो। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, दो हैं, इधर भी कितने हैं, दो। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, चार, इधर भी कितने हैं, दो दूनी चार, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और इधर भी क्या है, एक ऑक्सीजन और दो से गुणा हो रहा है। जिसकी कोटि है, इसकी आणविकता है वो क्या है, एक है, यानी देखो एक ही अणु है तो इसकी आणविकता क्या हो गई, एक हो गई। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे द्विअणुक, द्विअणुक अणुसंख्यता, द्विअणुक अणुसंख्यता, जैसे 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन पढ़ते हैं तो क्या होता है H2+I2। तो इसमें देखो, इसमें क्रियाकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, दो होगी। इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, दो। इसके अलावा एक अभिक्रिया कौन सी है, त्रिअणुक अभिक्रिया, क्या है, त्रिअणुक अणुसंख्यता। तो त्रिअणुक अणुसंख्यता, जैसे मान लो आपको ये एग्जांपल दे दिया 2NO+O2 और क्या बन जाएगा NO2। तो देखो इधर नाइट्रोजन कितने हैं, दो हैं, इधर भी कितने हैं, दो हैं, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, दो और दो चार, और इधर भी कितने हैं, दो दूनी चार। तो देखो क्रियाकारक अणु इसमें कितने हैं, दो और एक तीन है, तो इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। इसकी अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। अब इसके अंतर आता है कि इसका अंतर क्या होता है कि आणविकता और अंतर ये छोटा सा है, दो तीन अंतर पढ़ लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या आता है, अंतर पूछा जाता है। 2 नंबर का या 1 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 अंतर लिखने पड़ेंगे, और 2 नंबर का आएगा उसमें 4 अंतर लिखने पड़ेंगे। तो देखो कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर, एक तरफ तो अभिक्रिया की कोटि लिख ली और एक तरफ अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की अणुसंख्यता। तो देखो सबसे पहला अंतर तो इनका परिभाषा का हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि प्रायोगिक दर नियम में क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रायोगिक दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगी घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्रिया कारकों की सांद्रता पर लगी घातांकों का योग, लगी घातांकों का योग, ठीक है। इसका पहला अंतर क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने क्रियाकारक अणु भाग लेंगे वो कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की
कोटि कहलाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की अणु संख्या कहलाती है। दूसरा अंतर क्या होगा, ये शून्य भी हो सकती है और भिन्नांक भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, शून्य और भिन्नांक में भी हो सकती है, अर्थात पूर्णांक में नहीं होती, ठीक है। शून्य भी हो सकती है, भिन्नांक में भी हो सकती है। और ये क्या होगी, शून्य और भिन्नांक नहीं हो सकती, शून्य और भिन्नांक में नहीं हो सकती, क्या होगी, हमेशा पूर्णांक में होती है, एक क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि है वो किस पे निर्भर करती है, प्रायोगिक दर नियम पर। तो लिख सकते हैं अपन, यह प्रायोगिक दर नियम पर निर्भर करती है, और यह सैद्धांतिक दर नियम पर, इसमें क्या लिख सकते हैं, यह सैद्धांतिक दर नियम पर निर्भर करती है, सैद्धांतिक दर नियम पर निर्भर करती है। और एक लास्ट अंतर है, वो क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि है ये n तक हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की अणुसंख्यता वो 3 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि 3 से अधिक टकराने वाले अणुओं की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए ये अभिक्रिया की कोटि है वो तो क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि n तक हो सकती है, और ये क्या होगी कि यह 3 से अधिक नहीं होगी, ये 4 अंतर है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।